गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर आधारित 10 वीडियो रिलीज हो चुके हैं। आज 11 वीडियो में आप देखोगे लवणीय एवं क्षारीय मृदा का सुधारीकरण जैविक विधि द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है और जैविक सुधारक कौन कौन से होते हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले आपने भौतिक विधि तथा रासायनिक विधि को अपनाया और आपने देखा किस प्रकार से जैव मृदा का लवणीय तथा क्षारीय को सुधारण करने में अलग होती है, वो आपने अपना भी देखा। भौतिक विधि बहुत महंगी थी, केमिकल विधि में आपको प्रयोग करते हुए बहुत सावधानी बरतना मैंने हो जाती है, परंतु जैविक विधि एकदम नॉर्मल साफ ऐसे आप यूज करो। परंतु जैविक विधि अपनाने के लिए कई प्रकार के जीव जंतुओं का विशेष कई प्रकार के आवश्यक पदार्थों को कलेक्शन होना अनिवार्य माना जाता है। अपन देखते हैं कि जैविक विधि के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी प्रकार के जीवाश्म पदार्थ या जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ या जीव जंतुओं के अवशेष उनका अपघटन होने से आपको पता है कि CO2 गैस बनती है और वही CO2 गैस जल के साथ में क्रिया करके आपके क्या बनाता है, कार्बोनिल अम्ल, और कार्बोनिल अम्ल मृदा से सारी लवणों को धीरे धीरे क्या करती है, प्रतिस्थापित करने का कार्य करती है, जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके और आप जानते भी हो। तो अपन देखते हैं प्रमुख मृदा सुधारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से कार्य करेंगे, एक एक को अपन विस्तार रूप से अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, आपके सामने हेडिंग दे रखी है लवणीय एवं क्षारीय युक्त मृदा के सुधारीकरण की जैविक विधि अर्थात जैविक मृदा सुधारक के बारे में आज आपका टॉपिक है। जैविक विधि में क्या प्रोसेस होता है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से CO2 गैस व कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, एक तो CO2 बनेगी और एक बनेगा कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बनिक अम्ल डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे कार्बोनिल अम्ल भी लिख सकते हैं आप। विशेष करके कार्बोनिल अम्ल जो बनेगा और बाकी अन्य अम्ल भी बनते रहते हैं। तो आप जनरली वर्ड यूज किया कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल अविलय कैल्शियम लवणों को विलय करके क्षारकता को कम करते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम लवणों को धीरे धीरे मृदा में विलय करके उसको वहां से हटा के धीरे धीरे मृदा की क्षारकता क्या करेंगे, कम करेंगे। मृदा पीएच करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है तथा मृदा की पारगम्यता भी क्या होती है, बढ़ती है। मृदा की पारदर्शिता का कई प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वो मृदा की डायरेक्ट क्षारीयता कम होने से क्या होती है, बढ़ती है। मुख्य रूप से जैविक मृदा सुधारक के रूप में काम आने वाले पदार्थ या तत्वों को से गोबर खाद, सीरा, पशुमन, हरी खाद, फसल अवशेष व खरपतवार आदि इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनको अपन डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। नॉर्मली आपको पूछें कि जैविक पदार्थों के अपघटन से क्या बनती है, CO2 वो जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिल अम्ल, वो किस प्रकार से विक्रिया विघटन करते हैं उसको मैं एक नॉर्मल पहले देखना आपको बता देता हूँ, फिर अपने एक एक चीज को अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटवा दूंगा। देखिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए जनरली अपन जानते हैं कोई भी जीवाश्म पदार्थ है उसका अपघटन होने पर क्या बनती है, आपको पता है जीवाश्म पदार्थ या जीवाश्म पदार्थ है, कोई भी शायद जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, उनका अंश होता है, उसका क्या होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होगा या डायरेक्ट आपके बैक्टीरियल रिएक्शन द्वारा क्या जाएगा, अपघटन। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा अपघटन हो जाएगा, तब वो किसको कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस प्लस आपके CO2 गैस क्या होती है, रेड्यूस होती है। ह्यूमस प्लस CO2 गैस बना जाता है।
और वही CO2 गैस, ये बनी हुई CO2 गैस वापस मृदा में उपस्थित मृदा जल H2O के साथ में क्या करती है, क्रिया करती है। H2O के साथ में क्या करेगी, क्रिया करेगी। तो क्रिया करने पर आपके बनेगा क्या, कार्बोनिल अम्ल का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है, कार्बोनिल अम्ल बनाती है। ये वो आपका कार्बोनिल अम्ल। क्या बना आपके, कार्बोनिल अम्ल बना। अब यही कार्बोनिल अम्ल आप देखते हो तो वापस सारी मृदा के साथ में क्या करेगी, क्रिया करेगी। सारी मृदा के साथ में क्रिया करके धीरे धीरे मृदा से कुल मिला के किन आयनों को हटाना है, सारे तत्वों को हटाना है। जैसे आपके कैल्शियम कार्बोनेट है या आपके डायरेक्ट कोई भी मृदा आपके ले रखी है उसके साथ में क्या करेगी, क्रिया करेगी। देखिए अपन देखते हैं, मान लो सारी मृदा के रूप में आपके पास क्या अवेलेबल है, कैल्शियम कार्बोनेट सारी मृदा के रूप में। अब इसके साथ में मान लो क्रिया इसकी करोगे आप कार्बोनिल अम्ल की, तब आप देखोगे क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट वापस सोडियम युक्त प्रबल सारी मृदा के साथ क्रिया करेगा। क्रिया करने पर सोडियम आयन को यहां से क्या करेगा, कैल्शियम आयन हटा देगा और क्या बनेगा आपके कैल्शियम क्ले प्लस सोडियम के दो अणु है और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बनना से दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में एक पदार्थ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखते हैं इस प्रकार से जनरली मैंने पूरे जितने भी प्रकार के जीवाश्म पदार्थ दे रखे हैं उनके साथ में जनरली अभिक्रिया होने वाली उसको मैंने रिप्रेजेंट करके आपको बताया कि इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब अपन जो आपने 3-4 प्रकार के जैविक मृदा सुधारक के उदाहरण आपके सामने पेश किए थे, गोबर खाद, सीरा, पसमन या हरी खाद या फसल अवशेष, वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं उसको अपन पढ़ते हैं और एक उनके बारे में क्या क्या डिटेल रखी है, एक चीज को अपन समझते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लो आपको जैविक मृदा सुधारक के बारे में आपको पूछे आए, जो भी पूछा जा रहा है जैविक मृदा सुधारक के बारे में, तो जितना भी मैटर याद रहे या नहीं रहे, बाकी सफिशिएंट इतना मैटर आपको सफिशिएंट रूप में आपको रिप्रेजेंट करना अनिवार्य होता है कि जीवाश्म पदार्थ उसका सूक्ष्म जीवों द्वारा क्रिया करके अपघटन होगा, फिर बाद में ह्यूमस प्लस CO2 का निर्माण करता है और वही बनी हुई CO2 वो मृदा जल के साथ में क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाती है। कार्बोनिल अम्ल सारी मृदा के साथ में क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाया, फिर बाद में कैल्शियम बाइकार्बोनेट वापस प्रबल सारी मृदा के साथ क्रिया करके सोडियम आयन को वहाँ से हटा देते हैं और वहाँ पे कैल्शियम आयन जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से आप अभिक्रिया देखते हो। जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रखा वो निक्षालन की क्रिया द्वारा मृदा से वहाँ से क्या हो जाता है, धीरे धीरे उनकी मात्रा न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो एक को आगे वाले जितने भी प्रकार के आपने दे रखे थे उदाहरण, उनको एक एक चीज को अपन समझते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा। देखिए आगे आप देखते हैं कि सीरा व परसमन जो एक प्रकार क्या है, ह्यूमस जैसे ही पदार्थ है, ह्यूमस है, उसका अपघटन होगा। तो आप देखते हैं अपघटन होने पर क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी और उसके साथ में इसके संगठन में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल उपस्थित होते हैं। तो आप देखते हैं कि इसको सबसे पहले स्टडी करने का काम किया था सीरा व परसमन क्या होता है। डॉक्टर नील रतन धर व मुखर्जी के अनुसार सीरा व परसमन का प्रयोग सारी मृदा के लिए उपयुक्त माना जाता है। उन्होंने बताया
दो वैज्ञानिक है भारतीय, उन्होंने डिस्कस करके बताया कि सीरा व परसमंड होते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण ह्यूमस के समान एक पदार्थ होते हैं जो सारी मृदा के सुधारीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको इसका संगठन पूछें, संगठन क्या होता है सीरा परसमंड का, तो आप संगठन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है 60 से 70%, पोटास होता है 4.5% के आसपास, कितना 4.5%, और सोना पत्थर होता है वो होता है 2%, फास्फोरिक अम्ल होता है वो आपका होता है 0.3%, नाइट्रोजन की मात्रा 0.5%, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है 0.5%, और जंग देखते फेरिक ऑक्साइड वो होता है आपके कितना 0.5, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 0.5%, और शेष क्या होता है जल, और सभी को मिलाने पर क्या होता है एक मिक्सर क्या होता है, जैसे अपने सभी सामान्य भाषा में कहते हैं सीरा बनाना, तो उसमें भी क्या होता है अलग अलग मटेरियल मिलाते हैं, और वही मटेरियल सारे मिक्स करने के बाद में आप कढ़ाई में तैयार कर लेते हैं मटेरियल, और फिर बाद में क्या होता है सीरा तैयार। तो वैसे इसमें भी कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन होने से मिक्स में इंटरमिक्सिंग से जो नया पदार्थ बन जाता है लिक्विड के रूप में, वही क्या एक प्रकार का सीरा परसमंड। दिमाग बात रहेगी, जैसे अपने सीरा बनाने का क्या करेंगे, कई प्रकार के पदार्थों को इंटरमिक्सिंग करते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं पानी के साथ में गर्म करके घी भी डाल के, और आप क्या बनाते हैं सीरा बना देते हैं, और फिर बाद में उसका टेस्ट भी वही होता है। तो वैसे इसका भी टेस्ट जैसे क्रिया करेगा वो जैसे आप पे इफेक्ट करता है, वैसे ये भी क्या करेगा मृदा पे इफेक्ट करने का काम करता है। मृदा के लिए क्या बहुत पावरफुल है, मृदा के लिए क्या बताया जा रहा है उपयोगी। तो आप देखते हैं सीरा ग्रुप में इसमें कई प्रकार के कीड़ा कूड़ा करकट या जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ, पेड़ पौधों की पत्तियां, उन सभी को क्या करते हैं मिक्स करके एकदम लिक्विड के रूप में घोल करके उनको अपघटित करते हैं, और अपघटित करने के बाद में इस प्रकार से इनका संगठन के रूप में अलग अलग तत्व उपस्थित होते हैं। तो सीरा को मृदा में मिलाने पर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है आपके, एक तो CO2 गैस तो निकलती है, साथ में कार्बोनिल अम्ल का निर्माण भी होता है। कार्बनिक कई प्रकार के अम्ल बनते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, तो आप जानते हैं वैलेरिक अम्ल। तो ये आप जानते होंगे एसिटिक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ये किस बेस पर आधारित नामकरण है, तो ये आप देखते हो रूट पद्धति के अकॉर्डिंग इनका नामकरण कर रखा है। जो एक कार्बन होता है, एक कार्बन का अनुलग्न और इधर की साइड में पूर्वलग्न। जनरली अपन देखते हैं कार्बन की संख्या एक होने पर क्या बोलते हैं अपन मैथेनोइक अम्ल इसको अपन बोलते हैं, तो भी देखिए, और दो होने पर एथ, तो इसको क्या बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। तीन कार्बन होने पर प्रोप, चार होने पर ब्यूट, पांच होने पर टेन। इस प्रकार से आपके वर्ड चलते हैं अनुलग्न में। जबकि पूर्वलग्न में कैसे लिखेंगे, एक कार्बन वाले क्या बोलेंगे फॉर्म, क्या फॉर्म, दो को बोलेंगे एसिड, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपियम, प्रोपियम, चार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक, और पांच होता है उसको क्या बोलते हैं वेलर। तो इस प्रकार से इनका नाम पूर्वलग्न के आधार पर दे रखे, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल आदि बनते हैं जो मृदा की डायरेक्ट पीएच को डिक्रीज करने का काम भी करते हैं। और इसके दौरान आपकी जो CO2 बनी है वो मृदा जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाती है, जो मृदा पीएच को डिक्रीज करने का प्रोसेस आपको मैंने अगली अभिक्रिया में बताया भी था किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो उस दौरान ये अभिक्रिया पूरी प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सीरा परसमंड होते हैं वो मृदा को किस प्रकार से पीएच को डिक्रीज करने की भूमिका निभाते हैं, तो आप जानते हो। आगे अपन देखेंगे कि सेकेंड अपना पॉइंट आएगा वो क्या होगा, हरी खाद एवं फसल अवशेष किस प्रकार से
मृदा पीएच को डिक्रीज करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो अब मान लो कार्बोनिल अम्ल बन गया, कार्बोनिल अम्ल को आगे अभिक्रिया करके आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से पीएच को क्या करता है, डिक्रीज करने का कार्य भी करता है। तो आपको अभिक्रिया पूछे तो आप इसकी अभिक्रिया आगे लिख सकते हैं। कार्बोनिल अम्ल की अभिक्रिया भी मैं 2 मिनट पहले लिखवाई, वो कि वो किसी की भी पूछे आपके साथ मृदा की सारी जैविक अभिक्रिया के रूप में कोई भी पूछे तो वहाँ पे यही अभिक्रिया आप रिप्रेजेंट कर लेना, दिमाग बात करना। कॉमन अभिक्रिया है, सभी के लिए कॉमन चलेगी, दिमाग बात। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं अपन, हरी खाद एवं फसल अवशेष क्या होते हैं उसको अपन समझने जा रहे हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा देखिए आगे हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आप देख रहे हैं हरी खाद व फसल अवशेष किस प्रकार से मृदा पीएच को डिक्रीज करने में कार्य करते हैं। तो आप जानते हैं हरी खाद सड़ने पर भी सारकों को उदासीन करने की अतिरिक्त भी इसमें विशेष पोषक तत्वों की मात्रा को भी क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। कोई भी आपको मैंने जरूर बताया, कोई भी जीवाश्म पदार्थ है, चाहे हरी खाद हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो, उनका अपघटन होने पर हमेशा CO2 गैस बनेगी और CO2 गैस जल के साथ विक्रिया करके क्या बनाएगी, आपके कार्बोनिल अम्ल बनाती है। और कार्बोनिल अम्ल सारकता को क्या करते हैं, उदासीन तो करते ही करते हैं और उसके अतिरिक्त ये पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते भी हैं। हरी खाद के रूप में आपके एग्जाम्पल पूछा जाए भैंसा, गवार, सनई हरी खाद के रूप में, या और भी अतिरिक्त कई प्रकार की घास इसमें आप कंबाइन कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। भैंसा नाम की आपकी हरी खाद है, उसकी कोशिका का रस होता है, उसकी पीएच आप देखिए कितनी होती है, 4.0, मतलब अम्लीय, प्रबल अम्लीय के रूप में आपको देखने को मिलती है, जो सारी मृदा को उदासीन करने में क्या होती है, सहायक होती है। डायरेक्ट ढेसा के एक फसल को आपने मृदा बार बार लगा रखा है तो भी वो ढेसा भी अपने आप धीरे धीरे मृदा की पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। ढेसे फसल की विशेषता होती है, ये एक प्रकार का पौधा है, ढेसा मतलब एक प्रकार का पौधा है, इसकी विशेषता होती है कि वो मृदा की सारकता हो या जल अभाव हो या सूखे की स्थिति हो, अधिक तापमान हो, कैसा भी परिवेश हो, उस सभी परिवेश को एक्सेप्ट करने में ये क्या होता है, सक्षम होता है। ढेसा फसल मृदा की सारकता, जल अभाव और सूखे को सहन कर सकता है, इसमें क्या कैपेसिटी ऐसी पाई जाती है। ढेसे के अपघटन से हाइड्रोजन गैस निकलती है, अपघटन से क्या निकलेगी, CO2 के साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस जल में मिले होकर मृदा पीएच को घटाने का कार्य करते हैं। ढेसे का प्रयोग प्रति हेक्टर धान की फसल के लिए कितने पुआल के रूप में डाला जाता है, 125 से 200 क्विंटल हेक्टर धान की फसल के लिए एक पुआला डालना उचित माना जाता है। एक पुआला मतलब कहते हैं पहले जमाने में कहते थे पायली, पुआला, मंड, सेर, तो ऐसा मतलब पुआले के रूप में इसको डालना उचित माना जाता है। पुआला ऐसा यहाँ मिल जाना, ऐसा डालना भी उचित है कि आप धान की फसल लगा रहे हो, वहाँ पे मान लो सारे तक मात्रा मान लो बढ़ जाती है तो वहाँ पे प्रति कितने हेक्टर क्विंटल पर आपको एक पुआला उसका डालना नेसेसरी हो जाता है। तो आप देखते हैं फिर हरी खाद के बाद में आप कह रहे हैं कांटेली खरपतवार, कई प्रकार के आपने खेतों में देखा भी होगा, क्योंकि अपन क्या है ग्रामीण बेल्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो अपन खेत में भी जाते हैं तो अपने आसपास देखते भी कई प्रकार की कांटेली फसल भी होती है, जिसको अपन सामने भाषा कांटी भी कहते हैं, ऊंट गट्टाला भी कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो कांटेदार जो फसलें होती है ना, उनका भी अपन प्रयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। तो उनका संघनन देखते हैं तो संघनन के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट होता है 1 से 8%, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट होता है वो 0 से 3%, कैल्शियम सल्फेट होता है 0.6%, कार्बनिक अम्ल के रूप में इसमें पाया जाता है 4.2% के आसपास कार्बनिक अम्ल होते हैं, और शर्करा होती है 9 से 8%। ये क्या होता है, शर्करा अलग अलग मात्रा में क्वांटिटी में इसमें कांटेली खरपतवार होती है उसके संघनन में पाए जाते हैं। फिर जब भी इसको आप मृदा में आपको प्रयोग करना है तब उसको डालने से पहले क्या किया जाता है, सूरण किया जाता है। क्या किया जाता है, सूरण करके बारीक सा पाउडर बना के आपको प्रति हेक्टर के रूप में
आपको इसका कितना मिलाना है, सुरण के रूप में मान लो 2.5 टन प्रति हेक्टर भूमि पे इसको क्या कहते हो डाल दो, उसकी वजह से भी मृदा की पीएच धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, पुनः एक बार मैं दोनों को दोहरा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए हरी खाद व फसल अवशेष क्या होते हैं, हरी खाद सड़ने पर सारकों को उदासीन करने के साथ अतिरिक्त पौधे को पोषक तत्व प्रदान करने की मात्रा भी क्या करती है, बढ़ाने का कार्य करती है। हरी खाद के उदाहरण डेसा, गुआर, सनई हरी खाद के रूप में आप अलग अतिरिक्त कांटे वाटे वो भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हो। डेसे की कोशिका का रस होता है, उसकी पीएच होती है वो 4.0 होती है, जो क्या बताई जा रही है, प्रबल अम्लीय, जो सारी मृदा को उदासीन करने का कार्य करती है या करती है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेसा फसल सारकता, जल अभाव व सूखे को सहन करने में इसमें क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, सहन कर सकता है, मतलब ऐसे इसमें क्या कैपेसिटी ऑब्जर्व होती है कि किसी भी परिवेश में इसको रखो वो उस परिवेश के अनुकूल हो जाती है। ऐसे के अपघटन होने से हाइड्रोजन गैस बनती है, जो जल में विलय होकर मृदा पीएच को घटाने का कार्य करती है। इसका प्रयोग 125 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान की फसल का पुआला डेसा डालना उपयुक्त माना जाता है। कांटेली खरपतवार फसल का प्रयोग देखते हैं आप, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कांटेली खरपतवार का प्रयोग अपन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हरी खाद के रूप में काम आती है। और इसका संगठन आप देखते हैं तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है 1 से 8%, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट होता है 0.3% और कैल्शियम सल्फेट होता है 0.4%, कार्बनिक अम्ल होता है 4.2% तथा शर्करा पाई जाती है 9.8% के आसपास। जो कांटेली खरपतवार का आपको प्रयोग करना है तो बारीक सा सूरण बना के 2.5 हेक्टर प्रति हेक्टर भूमि पर इसका प्रयोग करना उचित माना जाता है। तो इस प्रकार से आपने 3 जैविक खादों के बारे में स्टडी की। अगला पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हो वो है आपके वनस्पति का प्रभाव भी किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा पीएच को डिक्रीज करने में भूमिका निभाता है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए आगे आप देख रहे हैं, चौथा पॉइंट आपको दे रखा है क्या कि वनस्पति का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी मृदा या कोई भी मृदा हो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखते हैं जनरली हम जानते हैं वनस्पति के अपघटन होने से भी आपके मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, परंतु मान लो वनस्पति की मात्रा अभी मान लो उनका अपघटन नहीं हुआ है, जीवित है, तब मृदा पे क्यों क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हाँ इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जहाँ पे वनस्पति होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है और वहाँ पे बारिश भी अधिक होती है, और बारिश अधिक होगी तो सारे का धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और मृदा में अम्लता की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है और मृदा क्या रहेगी, ज्यादा सारी का प्रदर्शित नहीं करेगी, नॉर्मली उदासीन हो सकती है। आप देखते हैं अब ये तो डायरेक्ट बारिश के इफेक्ट की वजह से मान लो वनस्पति जिसकी वजह से बारिश अधिक होती है उसकी वजह से भी मृदा की सारिता क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। परंतु अब मान लो बारिश नहीं हो रही तब क्या वनस्पति उसको डायरेक्ट मृदा को प्रभावित करता है, मृदा जैसा को। तो यस, कैसे कि जितने भी प्रकार की आप जानते हो वनस्पति होती है, पादप जगत होता है, वो श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस को तो रिड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आप कोई भी सजीव जगत की बात करें तो उसमें मैक्सिमम प्राणी या पादप या जंतु वो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा CO2 गैस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। परंतु पादप भोजन बनाने की प्रक्रिया मामले पर ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं, ये ध्यान रखना। तो अपन देखते हैं सभी जीवित पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों द्वारा CO2 गैस को हर टाइम स्त्रावित करते रहते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से CO2 गैस जल में विलय होकर कार्बोनिल अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिल अम्ल बना देगी। जो कार्बोनिल अम्ल भी जैसे आपने रासायनिक मृदा सुधारक में सल्फर वल्फर के कई प्रकार के यौगिकों की अभिक्रिया देखी थी, वैसे वैसे कार्बोनिल अम्ल भी सल्फर के समान सल्फ्यूरिक अम्ल के समान यह अभिक्रिया अपने प्रदर्शित करता है।
कार्बोनिल अम्ल भी सल्फ्यूरिक अम्ल के समान ही मृदा के साथ अभिक्रिया करके मृदा सारक में से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम आयन की सांद्रता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे मृदा पीएच क्या होती है, घटती है, क्योंकि सोडियम की तुलना में कैल्शियम आयनों की सांद्रता क्या होती है, कम होती है तथा उसकी सारकता देखें तो भी क्या होती है, कम। आपको बताएं कि आवर्त सारणी में बाएं से आप देखते हो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर अम्लता क्या होती है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर अम्लता क्या होती है, घटती है। ये आपके दिमाग में बात होगी कि अपन जनरल देखते हैं ना, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में सारकता क्या होगी, सारकता हमेशा डिक्रीज होती है, बट आपकी अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीज होगी हमेशा, और ऊपर से नीचे आओगे तो इसका रिवर्सिबल हो जाएगा, सारकता तो बढ़ेगी, यहाँ पे क्या बढ़ेगी, सारकता बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर, परंतु एसिडिटी क्या होगी, अम्लता क्या होगी, घटती है। ये आपके बेसिक ट्रेंड आपने 10वीं क्लास में आपने पढ़ भी रखा है, चौथे पार्ट में आवर्त सारणी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये मैंने अपने तरफ से आपको रिवाइज करवाया, मगर पिछले पार्ट में आपसे पढ़ रखा है, और वैसे ही वापस अपन पढ़ेंगे भी, आगे पार्ट में और पढ़ेंगे। तो देखिए आपको बताएं कि सोडियम आयन की मात्रा धीरे धीरे घटेगी और कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ेगी। अब मान लो मृदा अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से अपन करते हैं, तो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये CO2 गैस वो जल के साथ में अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, आपकी कार्बोनिल अम्ल का निर्माण किया। क्या किया, कार्बोनिल अम्ल बनाया, और यही कार्बोनिल अम्ल साथ के साथ में क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पुनः सोडियम प्रबल सारी मृदा के साथ अभिक्रिया करेगा, कलय के साथ में अभिक्रिया करेगा, तब आपको सोडियम आयन वहां से हट जाएंगे, क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो आप देखते हैं अभिक्रिया क्या होगी, जड़ा द्वारा CO2 गैस रिड्यूस हो रही है, पानी में घुलकर कार्बोनिल अम्ल बनाते हैं, वही कार्बोनिल अम्ल मृदा के ऊपरी परत पर उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट है, अलग अलग प्रकार के कार्बोनेट है, उनके साथ क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट उत्पन्न हो जाएगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो सारी मृदा के साथ में क्रिया करके सोडियम को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम आयन वहां जुड़ जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो जल में विलय होकर निक्षालन क्रिया द्वारा भूमि की निचली सतह में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपने स्टडी किया कि मृदा की पीएच किस प्रकार से डिक्रीज होती है, जैविक फैक्टर किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपने स्टडी किया। अगली वीडियो रिलीज में आप देखोगे, अगले वीडियो लेक्चर में कि लवणीय एवं क्षारीय मृदा का किस प्रकार से प्रबंध किया जाए, क्या प्रोसेस रहेगा, उसको विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का आपका लेक्चर। यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे और आप हमेशा कंटिन्यू से अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। ध्यान रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अभी तक किताबें आपने नहीं खरीदी, किताबें या जो भी आपका सिलेबस में दे रखा मटेरियल वो आप अध्ययन करके अपनी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहे और साथ साथ में वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।